हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग। तो आपका जो सेकंड पार्ट है किसका 22/6/2024 का, आज हम उसे करने वाले हैं। एक दो चीजें जो मैं हर बार क्लास के बीच पहले बताता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे दो टेलीग्राम चैनल्स हैं। एक हमारा है कीस्टोन क्लासेस करके, ये जो पीडीएफ है या फर्दर कोई भी आपका ऐसा पीडीएफ वगैरह है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है, वो आपका कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक चैनल आपका बेस्ट पीवाईक्यूज का है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बेस्ट पीवाईक्यूज करके, ठीक है। वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वार्डन का एग्जाम है 20/6/2024, यानी कि ये सेकेंड शिफ्ट है इसकी, और ये लास्ट शिफ्ट हुई थी जो हमारी वार्डन की छठे महीने में हुई थी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये 21 नंबर की क्लास है। अभी तक हम 21 क्लासेस कर चुके हैं वार्डन की। इसकी 30 क्लास, मैक्स टू मैक्स 30 क्लास जो होंगी वो हमारी होंगी इस सीरीज में। इसके बाद क्योंकि हमारी सुपरिटेंडेंट और मैट्रन की आ जाएगी 7वें महीने की, तो हम उस पर स्विच हो जाएंगे। 30 क्लास आपकी वार्डन की होंगी, उसके बाद मैट्रन और सुपरिटेंडेंट की भी लगभग 30 क्लास के आसपास ही होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा एक महीने के आसपास में ही हमें पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, तो नए पेपर्स को करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी जब 30 क्लास हो जाएंगी तो मैक्सिमम जो आपके टाइप्स हैं वो रिपीटेशन की आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद उसको पढ़ने को मतलब रह नहीं जाएगा। एक आपकी 1 तारीख से आपकी एसएससी की जो क्लास है, एसएससी का पीवाईक्यू जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोई अगर आपका एसएससी वगैरह का कोई एग्जाम दे रहा है तो मेरे को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि मेरे को भी थोड़ा सा कराने में ये मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे यहाँ पे एसएससी के हैं। टीएसएस भी चालू रहेगा, बीच बीच में आपके एसएससी के पीवाईक्यूज आते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि एक आपका डीएसएसबी का, एक आपका एसएससी का पीवाईक्यू है, पर अगर नहीं हो पाता है तो आपका डीएसएसबी का कंटिन्यू रहेगा। बेशक स्किप होगा तो एसएससी का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन ए बिजनेस इज 7:9, ठीक है। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 24,000 टू 4,000, द शेयर ऑफ ए इज 15,000, ठीक है। 24,000 में से 15,000 जो है वो ए को मिले। What is the ratio of the period for which A and B invested their capitals? भाई मैंने बोला A है एक B है। क्वेश्चन ने बोला एक A है एक B है। A जो है वो 7 इन्वेस्ट करता है तो B जो है वो 9 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब उसने बोला टाइम पीरियड जो है वो A और B का कितना होगा। मैं मान लेता हूं कि इसका टाइम पीरियड जो है वो T1 हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड T2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो वो कह रहा है कि जो ए का हिस्सा है कितने में से 24,000 में से 15,000 है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि जो बी का हिस्सा होगा वो 24,000 माइनस में से 15,000 यानी कि 9,000 होगा। 9,000 होगा। मैंने बोला कि अगर मैं इनके प्रॉफिट का रेशियो देखूं, प्रॉफिट का रेशियो इनका 15 के और 9 के होगा। के से के डिवाइड हो जाएगा, और ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यानी कि 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा। मैं बोलूंगा भैया 7, ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए। बस मैं इस रेशियो के बराबर डाल देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई T1 और 9 मल्टीप्लाई में T2 इज इक्वल टू 5/3। ये गलत कट गया, पता नहीं कैसे कट गया, एक सेकेंड दो, ये पता नहीं क्रॉस कैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बराबर होगा, और जो कटता है वो काट देते हैं। क्रॉस में जब काटेंगे तो आमने सामने की चीजें कट जाएंगी। 7 या 21 यानी कि T1 अपोन में T2 कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 15 और 7 की मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि 15:7 या 15/7 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अभी तक पार्टनरशिप के क्वेश्चन हमने देखे नहीं थे वैसे। टीएसएसबी के एग्जाम में पहली बार ही मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन देख रहा हूँ, सॉरी वार्डन के एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, और इसी में 2-3 क्वेश्चन है शायद पार्टनरशिप के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है जोगिंदर सेल्स 2 आर्टिकल 3,500 ईच। मैंने बोला सेलिंग प्राइस इक्वल है, यहां से मेरे को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, ठीक है। इफ वन ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अदर इज 40% प्रॉफिट,
देन व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। मेरे को पता है सेलिंग प्राइस इक्वल है, प्रॉफिट अलग अलग है। मैं बोलूंगा अगर 25% का प्रॉफिट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/4 का प्रॉफिट है। अगर 1/4 का प्रॉफिट है तो जो गुड है वो 5/4 में बिकी होगी। यहाँ पे 4 इसका सीपी रहा होगा, 5 इसका एसपी रहा होगा। सेकेंड वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं 40% का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है यानी कि 2/25 40 और 2/5। 2/5 का मतलब ये है कि जो सेल हुई होगी वो 7/5 पे हुई होगी, जहां की 5 इसका सीपी रहा होगा, 7 इसका एसपी रहा होगा। ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ने मेरे को पहले ही बोल दिया है कि जो एसपी सेम है, आर्टिकल ऑफ द टू जोगिंदर सेल्स टू आर्टिकल्स 3500 ईच, यानी कि एसपी जो है इस कंडीशन में सेम है। क्या मेरे को यहाँ पे एसपी सेम दिख रहा है? मेरे को यहाँ एसपी सेम नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एसपी सेम कर लेता हूँ। एसपी सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो एसपी का यहाँ पे रेट है इसकी मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा। 5 और 5 जब ऊपर वाले में करूंगा तो नीचे वाले में भी करूंगा। इस वाले की वैल्यू की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दूंगा। 7 और 7 यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 35 एसपी और 7 चौक 28 सीपी। यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 35 एसपी और 55 25 सीपी। यानी कि मेरे को अब यहाँ पे जो एसपी है वो यहाँ पे एसपी सेम हो गया। अब देख लेता हूँ पूरे लेन देन पे क्या हुआ। भाई 35 की यानी कि अगर मैं एसपी की बात करूं, दोनों चीजों का कंबाइंड एसपी कितना हो गया, 70। और अगर मैं सीपी कंबाइंड की बात करूं, सीपी कंबाइंड कितना हो गया, 25 और 28 कितना हो गया, 50 और 3 53। 53 इनका सीपी है, 70 इसका एसपी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 17 का प्रॉफिट रहा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे इसको 17 का प्रॉफिट रहा होगा। कितने पे रहा होगा, 70 पे रहा होगा। कितने पे रहा होगा, सॉरी 70 पे नहीं, 53 पे रहा होगा, सीपी पे रहेगा ना प्रॉफिट। तो 17 का प्रॉफिट रहा होगा कितने पे, सीपी पे रहा होगा। 53 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, कटेगा तो है नहीं, तो 1700/53 काट लेते हैं। भाई नीचे 53 आएगा, मेरे को इतना पता है। फ्रैक्शन में जो है वो 53 आएगा। क्या मेरे को और किसी में 53 दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। तो मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता, ना मैं करता। ठीक है, 32 जब तक ऑप्शन क्लोज ना हो तब तक कैलकुलेशन करने का कोई मतलब है नहीं एग्जाम सेंटर में। एग्जाम सेंटर में लेकिन अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं उम्मीद करूंगा आप पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या तो आप कैलकुलेशन के उस फेज से निकल ही चुके हैं, कैलकुलेशन से फर्क पड़ता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 8%, 10% एंड 20% इज। एक इक्विवेलेंट सक्सेसिव बताना है मेरे को। मैंने बोला 8 है, मैंने बोला 10 है, मैंने बोला 20 है। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100 लगा लूं, या फिर मैं इसे 100 बोल के इसे 100 में से घटा के लिख दूं 92/100, फिर इसे 100 में से घटा के लिख दूं 90/100, फिर इसको 100 में से घटा के कितना लिख दूं, इसको 100 में से घटा के लिख दूं 80/100। दोनों से एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 9 × 72 मल्टीप्लाई में 92 डिवाइडेड बाई 100। मेरे को पता है पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। तब यहां से क्या आएगा, यहां से तो जो लास्ट रिजल्ट है वो आएगा, वो 100 में से माइनस होकर आएगा। अब जब लास्ट का अंक 4 है और मैं इसे 100 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड। ये तो लगाएगा, मेरा डिस्काउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 33.76%। ठीक है, 100 में से माइनस होके। आगे की कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में डाल के करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले से कैसे होगा, क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूँ, इसी वाले से कराता हूँ, तो मैं दोनों ही करा रहा हूँ आज। मैं बोलूंगा मेरे को सक्सेसिव लगाना है तो पहले मुझे किसी दो में लगाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लगाना ना मेरे को इजी लग रहा है कि 20 और 30, 20 30 हो जाएगा, अंदर से 2 निकल के आएगा तो ये 28% आ जाएगा। बोलूंगा अब मैं इन दोनों में लगा देता हूँ, इन दोनों में लगाऊंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 36%। तो माइनस का आएगा, अंदर से कितना आएगा निकल के,
अंदर से आएगा 28 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 36 और प्लस का 8 64 का 4, 6 हासिल, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 2.24 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 33.76% जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा टीएसडी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुशाल ट्रेवल्स 2 hours 50 minutes at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। At what speed he should he travel to cover the same distance in 2 hours? 2 आवर में ट्रेवल करना है। मैंने बोला 2 घंटा 15 मिनट है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 सही 1/4, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 4 दूनी 8 और 9/4 घंटा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा 40 की स्पीड है, 9/4 घंटा चलना है, यानी कि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर मैं बोलूंगा 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 घंटे में ट्रेवल करना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 से काट दूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 45 किलोमीटर पर आवर मेरी यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अरुण एंड भानु वर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। फिर से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ 3:4, बट एट द end of 8 months Arun withdraw his money. Arun withdraw his money. If they receive the profit of 611, then for how many months was Bhanu invested in it? इन्वेस्टमेंट यूज। ठीक है, तो मेरे को बोला है एक अरुण है, एक भानु, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखते चलते हैं। भैया 3 इन्वेस्ट करता है, ये 4 इन्वेस्ट करता है। मेरे को भानु के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे को अरुण के बारे में बोला है कि 8 मंथ तक इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये 8 मंथ तक इन्वेस्ट करता है, तो मैं बोल दूंगा, इसको मैं बोल देता हूं कि ये T1 तक इन्वेस्ट करता है। अब इनका जो प्रॉफिट है, इसका अरुण का और भानु का कितना हो जाता है, 6 और 11 हो जाता है। 6 और 11 हो जाता है, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि 24, या फिर मैं इसको, क्योंकि रेशो में इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, तो यहां से कट के कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में T1 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 11। अब यहां से T1 क्रॉस में चला जाएगा, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो T1 कितना आ जाएगा, 11 मंथ्स आ जाएगा। 11 मंथ्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा थोड़ा सा फ्रेम में ऊपर घुस गया है, लेकिन ये भी हमारा किसका क्वेश्चन है, ये भी हमारा पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए, बी और सी प्रत्येक 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 7 महीने बाद क्या होता है, ए ने 10,000 रुपए अधिक निवेश किए। वर्ष के अंत से 4 महीने पहले बी ने कुल राशि को वापस ले लिया, टोटल राशि वापस ले ली, जबकि डी 75,000 रुपए का निवेश करके शामिल हो गया। कब शामिल हो गया, जब 4 महीने बचे हुए थे साल में। यदि वर्ष के अंत में डी के हिस्से के रूप में 10,000 रुपए आए हों, तो लाभ में बी का हिस्सा बताओ। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा लिखते हैं। भाई 4 बंदे हैं, ए, बी, सी और डी। इसने भी 50 के इन्वेस्ट करे, इसने भी 50 के इन्वेस्ट करे, इसने भी 50 के इन्वेस्ट करे, इसने नहीं करे अभी तक, पहले शुरू में इस तीनों ने करे। तीनों ने करने के बाद 7 महीने बाद क्या हुआ, ए ने 10,000 रुपए अधिक निवेश किया, यानी कि 7 महीने तक तो 50 के किया, फिर क्या हो गया, फिर अपना पैसा बढ़ा के 60 के कर दिया, और साल का अंत हो गया, यानी कि 7 और 5 12, 5 महीने के लिए करा। ठीक है, फिर उसने कहा 4 महीने जब बचे हुए थे, तो बी ने अपनी पूरी राशि वापस कर ली, तो 4 महीने बचे हुए, तो यानी कि 50 के इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करे होंगे, तभी तो 4 महीने पहले निकाल लिए। फिर इसने सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सी जो है इसने पूरे 12 महीने इन्वेस्ट करा होगा। फिर जबकि डी 75,000 रुपए का निवेश करके शामिल होता है, कब, 4 महीने पहले, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 75 के 4 महीने तक इन्वेस्ट रहे होंगे। अब ये सब रेशो में है, जो जो कटता चला जाता है उन्हें काटते चले जाते हैं। मैं बोलूंगा 4 4 या 12 कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा भाई, 4 दूनी 8, 2
6 12 और 2 चौक 8, 2 से 30, 2 से 25। ठीक है, अब किसी से कटेगा भाई, ये सारे के तो आपस में कटे जाएंगे ना, ये के यानी कि 3 जीरो जो है ये तो आपस में सारे डिवाइड हो जाएंगी। फिर मैं बोलूंगा 5 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, कट तो रहा है 5 से, 30 भी कट रहा है, 50 भी कट रहा है, 50 भी कट रहा है, 75 भी कट रहा है। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, पचम 25, 5 से कितना आ गया 10 आ गया, 5 से कितना आ गया 10 आ गया, 5 से कितना आ गया 6 आ गया, 5 से कितना आ गया 5 आ गया। अब मेरे हिसाब से किसी से नहीं कटेंगे, कटेंगे कट जाएंगे, अब भी कट जाएंगे, 5 से और कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से दूनी पे कट जाएगा, 5 से दूनी पे कट जाएगा, 5 से तिया पे कट जाएगा, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 7 प्लस में 6 और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 3 और 2 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरा 13 रेशो में 8 रेशो में 12 रेशो में 6 के। मेरे से क्या बोला है, मेरे से बोला डी का हिस्सा जो है, डी का हिस्सा 10,000 है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू हमारी 10,000 है, 10K है। ठीक है, मेरे से पूछा किसका, मेरे से बी का पूछा है, मेरे से 8 की वैल्यू पूछी, 10,000 बटे में 6 मल्टीप्लाई बाई 8, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा मेरा 8,000, 6 कम 6 36 18 36 18 36 18 36 18 और यहाँ पे पॉइंट आके फिर ये आगे कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 13,333 रुपए जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। निकटतम रुपए में सही पूछा है मेरे से, तो मेरा पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 3 3 3 जो वैल्यू आ रही थी उसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हिंदी में ही है, इंग्लिश में है नहीं, और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है भी नहीं। नीचे एक तालिका दी गई है 2005 2006 7 8 में मानविकी विज्ञान में वाणिज्य में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, 2007 और 8 में मिलकर विज्ञान वर्ग में, 2007 और 8 में मिलकर विज्ञान वर्ग में, यानी कि इनकी बात कर रहा है। ठीक है, प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, अच्छा 2007 में मानविकी में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि 1134 और 810 और 1032 और 1121 के बीच में अंतर पूछ रहा है, यानी कि 4 यानी कि 2 और 8 से कितना, सॉरी जोड़ना है ना, मैं तो 4 4 8 और 1 9 और 1 का 1 1944 और 2 1 3 3 2 5 1 का 1 1 2 2153 है। 4 3 और 1 4 8 और 1 9 9 1 कम 1 2007, अरे वाणिज्य है ये वाला तो, शूट ये वाणिज्य के लिख दिया हमने, मानविकी तो इधर है। मानविकी इधर है, तो 985 और 974 को प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 7 दूनी 14 1 15 का 5 1 हासिल 9 दूनी 18 और 1 19, इन दोनों के बीच में अंतर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितने का है 15 का अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अमित, तीसरा क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का। अमित और विनोद एक साझेदारी व्यवसाय में 4:5 में निवेश करते हैं। अमित 5,000 रुपए के कुल लाभ में से 1,500 रुपए का, ये तो बिल्कुल पहले वाले की तरह बिल्कुल सेम, ठीक है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, तो मैं ज्यादा नहीं बताने वाला। मैंने बोला मेरा 4 है, मैंने बोला मेरा 5 है, मैंने बोला मेरे को टाइम का रेशियो चाहिए तो मैं इसको T1 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल देता हूँ, यानी कि मेरा 4 मल्टीप्लाई में T1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में T2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सॉरी 5 मल्टीप्लाई में T2 इज इक्वल हो जाएगा किसके, 5,000 रुपए में से किसको, अमित को 1,500 रुपए मिले तो 1,500, बाकी बचे हुए कितने 3,500 इसे दे दो, इससे इसको काट लेते हैं, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35,
कटेगा तो और किसी से कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा T1 अपॉन में T2। 5 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी तो ऊपर कितना आ जाएगा 15, और 7 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी तो नीचे कितना आ जाएगा 28, यानी कि 15 अनुपात में 28 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है अभिनव टुक ए लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स। मेरे को टाइम दे दिया, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी। ही लेंड द सेम सम एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। लिया किस पे था, सिंपल पे लिया था, दे किस पे रहा है, कंपाउंड पे दे रहा है, और ऊपर से दे रहा है हाफ ईयरली। ओहो हो, ये कैलकुलेशन खतरनाक बन जाएगी। अब ये कैलकुलेशन हो जाती है अब खतरनाक। ठीक है, फिर उसने बोला एट द एंड ऑफ 2 इयर्स ही अर्नड 2481 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ मनी टेकन बाय हिम एज ए लोन वाज। भाई इसने बोला भैया मैं 10% पर एनम की रेट पे 2 साल के लिए बंदे से पैसे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो काम ठीक था इसका। आगे इसने करा भैया सूदखोरों वाला काम। इसने बोला जो पैसा मैंने लिया है मैं उसको दे देता हूँ। कितने पे, मैं दे देता हूँ 10% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली पे। अगर 10% पर एनम ले रहा है तो हाफ ईयरली में कितना लेगा, 5% लेगा। यानी कि अगर हाफ ईयरली लेगा तो वो 5% की 4 किस्तें लेगा। 5%, 5% और 5% ऐसे लेगा। ठीक बात है। अब यहाँ पे तो ये इसने 20% ले लिया, एसआई से उसने 20% दे दिया, लेकिन यहाँ पे 20% से ज्यादा आएगा, क्योंकि पहले पे 5% लगेगा, फिर उस 5 पे भी 5% लगेगा, फिर दोनों 5 पे 5% लगेगा, और 5 के 5% पे भी 5% लगेगा। ठीक है, या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं बोलता हूँ भाई देखो, अपने उसी वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मैंने बोला भाई ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है, और 4 मेरे को दिए हुए, चलो मैंने 3 तक लगा दिया था। मैं 4 में कैसे लगाऊंगा, मैंने बोला भैया दो दो को पकड़ लेता हूँ, पहले इनमें ए प्लस बी लगा लेता हूँ, फिर इसमें ए प्लस बी लगा लेता हूँ। क्या आएगा यहाँ का तो मेरे को पता चल जाना चाहिए, 5 और 5 10 और 5 25, यानी कि 10.25% आएगा। इसका भी 10.25% आएगा। फिर एक ही नजर में मेरे को दोनों चीजें मिल गई। आप लोग जिसको कैलकुलेशन नहीं दिक्कत होती है वो एक बार फॉर्मूला में रख के देखेगा, आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने बोला ये दोनों आ गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं बोलता इन दोनों में एक बार और लगा देते हैं 10.25, और 10.25 से तो मेरे को सीधा सीधा क्या मिल गया, यहां से मेरे को 20.5 मिल गया। अब 10.25 की जब 10.25 में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि स्क्वायर हो रहा है सीधा सीधा, तो मैं अंदाजतन ये कह सकता हूं कि 1 पॉइंट कुछ के आसपास ही आएगा। एक बार कर ही लेते हैं। देखो वैसे अगर 100 मान के जाओगे, इसे 100 और 105 के रेशो में जाओगे तो भी कैलकुलेशन बढ़ेगी, यहाँ भी कैलकुलेशन उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं ना, 102 के स्क्वायर की तरह निकाल लेते हैं। जब हम 5 के स्क्वायर को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम लास्ट में किसी अंक के डिजिट में 5 होता है लास्ट में, और हम उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो हम वहां सीधा सीधा बोलते हैं कि हम 1 0 2 और एक संख्या बढ़ा के उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 एकम 3, 0 0 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और 2 0 1, ये कितना आ जाएगा हमारा 6, और 0 3 और 2 5, और 0 और 1, ये हमारा आ जाएगा 10506। क्योंकि बटे में 100 होता है तो 2 0 के बाद यहाँ पे जी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 2 2 4 के ये पॉइंट आ जाएंगे। और लास्ट में आएगा 25 पचम 25। ठीक है, तो 2 2 4 के तो यही पॉइंट आ गए, और 2 ये हमारे 100 वाले पॉइंट आ गए। यानी कितना आ जाएगा, ये 1.050625 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरे को इन चारों को लेने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मैं 2 अंकों तक ले लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा जो मेरा टोटल टैक्स जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 21.55। मैंने बोला वैसे तो मेरे को 20% मिलता, लेकिन कंपाउंड से उस बंदे को कितना मिल रहा है, कंपाउंड से उस बंदे को मिल रहा है 21.55।
55 यानी कि मैं बोलूंगा ये जो 1.55% है इसी की वैल्यू कितनी है 2481 है, तो मैं 100% की निकाल देता हूँ। 100% की कितनी हो जाएगी 2481 डिवाइडेड बाई 1.55 मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो लगा देता हूँ, 5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10 20, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 31 से इसको काट के देखते हैं, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, 3 अट्ठे 24। भैया लगभग 80 के आसपास कट रहा है, 3 अट्ठे 24 ना, लगभग 80 के आसपास कट रहा है, तो मैं 80 के लगभग ही काट लेता हूँ। और क्योंकि मैं लगभग में भी अंदाजा लूंगा तो काफी लंबा लंबा गैप है सब में, काफी लंबा लंबा गैप है, तो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है, यहाँ से मेरा 16,000 आ रहा है, जो कि पॉइंटों में आएगा कहीं, लेकिन क्योंकि मैंने अप्रोक्स लेके कर लिया तो मेरा 16,000 यहाँ पे, सॉरी 1,60,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 बार का था तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, आपको दिया ही इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में आपसे गलतियां हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप पढ़ सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं सिंपल सा तो नहीं है, सॉरी सिंपल सा तो गलती से मुंह से निकल गया, सिंपल तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन, है ना। द बार ग्राफ बिलो प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ यूथ एंड एम्प्लॉयड यूथ इन 5 स्टेट। टोटल नंबर का पहला ग्राफ है और एम्प्लॉयड यूथ का दूसरा ग्राफ है। द फॉलोइंग द टेबल फॉलोइंग द ग्राफ shows the ratio between skilled and unskilled employed youths in these states। दो तरह के बंदों के बारे में मैं ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो रेशियो है, रेशियो की टेबल ये 2 तरह के बंदों में बता रही है, एक तो स्किल जो एम्प्लॉयड है, एक अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट ए and D taken together in is how much percentage of the total number of unskilled employed youth in all 5 states। ठीक है, मेरे से बोला अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट ए एंड डी, मैंने बोला भाई यूथ 12 है और 10.5 एम्प्लॉयड है, तो इनका गैप ही जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा जो कि अनएम्प्लॉयड है। मेरे को अनएम्प्लॉयड तो निकालना ए और डी में से, ए और डी में से, मैंने बोला डी में कितना हो गया, डी में हो गया भैया 2.5 यानी कि 4 हो गया टोटल 4 जो है 4 लाख जो पीपल्स हैं ए और डी में वो अनएम्प्लॉयड है। अब मेरे से बोला टुगेदर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयड इन यूथ्स एम्प्लॉयड यूथ इन ऑल 5 स्टेट्स। अनस्किल्ड एम्प्लॉयड, मैंने बोला स्किल और अनस्किल का रेशियो 3 और 2 का है, यानी कि टोटल 5 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉयड है, मेरे हिसाब से 10.5 है उनकी वैल्यू, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 5 की वैल्यू मेरे हिसाब से 10.5 है। मेरे को किसकी चाहिए, मेरे को एक कुशल नियोजित युवा की चाहिए, यानी कि मेरे को सेकंड वाली चाहिए, ये सेकंड वाली चाहिए बस। तो मैं बोलूंगा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 21 दूनी 42 यानी कि 4.2। सेकंड में अगर मैं बी में बात करूं तो बी में 7 है टोटल, 7 है टोटल, मेरे हिसाब से भी 7 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 है, यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे टोटल 5 है और यहाँ पे टोटल 10 है। ठीक है, और मेरे को कितने की वैल्यू चाहिए, मेरे को 2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ से मेरा कितना आ गया 2 आ गया। अगर मैं सी की बात करूं तो मेरे हिसाब से 5 है, इसके हिसाब से 7.5 है, 5 की वैल्यू 7.5 है, तो मैं बोलूं किसकी चाहिए मेरे को यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 और 5 25 यानी कि 1.5 आ जाएगी। अगर मैं डी की वैल्यू की बात करूं, डी मेरे हिसाब से 3 और 2 है, डी मेरे हिसाब से 3 और 2 है और मैंने सी को लिख दिया है गलत, सी में 5 की वैल्यू एक्चुअल में 10 है, सॉरी सी में 5 की वैल्यू जो है 5 की वैल्यू जो है वो 10 है। 5 की वैल्यू अगर 10 है और मेरे को कितने की चाहिए, मेरे को चाहिए कितने की, 1 की चाहिए, 1 की चाहिए, तो यानी कि 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर मैं अब डी की बात करूं तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी है 7.5 है, यहाँ से मेरे को कितनी चाहिए, यहाँ से मेरे को 2 की वैल्यू चाहिए,
यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बचा सिर्फ ई में 10 की वैल्यू कितनी है, इस ई में 10 की वैल्यू है 8, और मेरे को कितने की चाहिए, मेरे को 9 की चाहिए, यानी कि 8 बटे में 10 यानी कि 0.8। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है, मेरे से इन दोनों के बीच का रेशो पूछा था, इसके और इन टोटल के, यानी कि इसके और इसके। ठीक है, इन पांचों को टोटल कर लेते हैं, इन पांचों को मैं टोटल करूंगा तो 4.2 और 2 और 3, 4.2 2 2 और 2 और 0.8। 8 और 2 10 की 0 लगाए कहां से, 4 और 1 5, 5 5 और 5 10 और 2 12, 10 और 2 12। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कि ए और डी में अनएम्प्लॉयड जो है उनकी परसेंटेज इसके मुकाबले कितनी है, तो मैं बोलूंगा 4 से कंपेयर करवा रहा है, 4 को कंपेयर करवा रहा है 12 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 4 या 12, 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इस सम ऑफ 50,000 50,000 बिकम 70,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 5 ईयर फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। तो ये आपके होमवर्क में नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आपसे साधारण भिन्न या फिर इंग्लिश में वल्गर फ्रैक्शन पूछी हुई है। कौन सी, 0.1324 यानी कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो 24 है ये रिपीट हो रहा है, 24 ये रिपीट हो रहा है, मेरे को वल्गर फ्रैक्शन चाहिए। तो मेरे को पता चला यहाँ से कि 0.1324 के ऊपर बार है। इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा कि 1324 जितनी संख्याएं आपकी बार के अंदर नहीं आ रही है उनको इसमें से माइनस कर दो, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख लो, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख लो, बस इतना सिंपल सा है। 1324 में से कितना घटेगा, 13 घटेगा, तो ये आएगा मेरा 1 और 1 और 1 3, बटे में 9900। अब मैं 3 से काट देता हूँ, 3 से काटूंगा क्योंकि मेरे को जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऐसा तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा तो मेरे को दिख रहा है 11 से तो नहीं घटेगा, 3 से घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में 9 है, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 3 से काटूंगा तो मेरा आएगा 4 3 और 7 अपोन में 3 300। ये हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग एक बार पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे बनाने पड़ेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, पोज करके पढ़ लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस के, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ने पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो दैट 6 डिजिट नंबर 2013 p के इज डिविजिबल बाई 24। इज डिविजिबल बाई 24 का क्या मतलब है, ये संख्या जो है 24 ये 8 और 3 का मल्टीपल है, तो संख्या ये जो है 2013 पी के जो है वो 8 से भी कटनी चाहिए पूरी तरीके से और 3 से भी कटनी चाहिए। यहाँ पे मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, मेरे को 8 का भी पता होना चाहिए। 8 का होता है हमारी जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो मेरी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 का होता है कि सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि मैं बोलता हूं कि 2013 पी के हिसाब से 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेता हूं। मैंने बोला 3 का जब मैं डिविजिबिलिटी रूल देखूंगा तो मेरे को यहां से पता चलेगा p प्लस के जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। p प्लस के जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, या तो ये 3 हो तब कट जाएगा भाई, यहां से तो ये सब कुछ कट गया ना 3 से,
तो P प्लस के जो है, क्योंकि सम की बात होती है, या तो वो 3 हो, या तो वो 6 हो, या तो वो 9 हो, या तो वो 12 हो, या तो वो, क्योंकि 2 अंक है तो मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं, मैक्सिमम वो 20 तक जा सकते हैं। तो 12 हो, या तो 15 हो, या तो 18 हो। अब इनमें से कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें से कुछ भी होना चाहिए, तब ये 3 से कटेगा। अब मैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो लास्ट के 3 अंक यानी कि 3 पी के, ये मेरे 8 से कटने चाहिए। अब 8 से कटने की कंडीशन क्या होगी, 8 से कटने की कंडीशन ये होगी, भैया पी और के स्थान पे अंक रख के देखेंगे। अब इस केस में मैं बोलूंगा 8 और 3 है यहाँ पे, तो ये मिनिमम तो 0 हो सकता है, पी मिनिमम 0 हो सकता है। अगर मिनिमम 0 हो सकता है तो 8 तिया 24 और 6 अट्ठो अट्ठो 64, यानी कि के उस केस में कितना हो जाएगा, के उस केस में 4 हो जाएगा। अगर यहाँ मिनिमम 0 हो सकता है तो सेकंड पोजीशन क्या बनेगी, 1 बनेगी। अब बिल्कुल चेक करना है कि 3 6 9 12 15 18 के सम के बीच में इनका सम आना चाहिए बस। अगर मैं 1 देखूंगा तो 72, 8 नहीं 72, तो ये 2 बन जाएगा। अगर मैं 3 देखता हूं तो 8 चौक 32, सॉरी 2 देखता हूं तो 8 चौक 32 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 हो तो 10 हो जाता है। ये हमारा 3 हो रहा है, लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट है, नहीं, अभी तक तो ग्रेटेस्ट नहीं दिखा मेरे को। अगर मैं अगली की बात करूं तो मेरा पी की जगह 3 आ जाएगा, तो हमारा कितना बन जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, यानी कि 6 बन जाएगा। ये 9 है, तो ये तो अपने आप मिनिमम हो गया। अब ये हमारा कंसिडर होगा, इनका सम जो है वो 9 है। अगले की बात करूं तो मेरा 4 हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और सॉरी पी जो है हमारा 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद हमारा 8 या 24, यानी कि हमारा कितना, 4 और 4 हो जाएगा। ये तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है सम इसका, तो ये कट हो जाएगा। अगले की अगर मैं बात करूं, अगला कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 8 चौक 32 3, और 8 चौक 32 3 और 8 चौक 32, यानी कि 5 और 2 हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। अगला देखूं तो मैं 6 हो जाएगा, 6 से कितना बचेगा, 4, 8 6 48, यानी कि 8 हो जाएगा। यहां से मेरे को दिखाई दिया कि इनका जो सम है वो 12 हो रहा है, इनका जो सम है वो यहाँ पे 12 हो रहा है। और ये मेरा कितना था, ये मेरा 3 था, ये मेरा 8 था, ये मेरा 9 था। तो 3 और 9 दोनों ही 12 से कम है, तो 12 वाला मेरा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 वाला मेरा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर आप चेक कर सकते हो, अगर आप फर्दर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 7 मिलेगा। 7 मिलेगा तो 32 में से 2 में 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 6 और 5 11। उसके बाद आपको 8 मिलेगा, 8 के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 6, यानी कि 4 मिल जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये नीचे की तरफ को चलते चले जाएंगे, वापस वापसी की तरफ को आ जाएंगे, 8 और 4 12 हो जाएगा फिर। ठीक है, 2 पॉसिबल कंडीशन बनती है। अगर आपसे नंबर पूछेगा पी और क्यू के स्थान पे क्या आ सकता है, तो आपको 6 8 आ सकता है और 8 4 आ सकता है। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, 32 64, हाँ ठीक है, 6 8 आ सकता है और 8 4 आ सकता है। तो पी की 2 वैल्यू बन सकती है, के की भी यहाँ पे 2 वैल्यू बन सकती है। पी की 2 वैल्यू क्या बन सकती है, 6 और 8 बन सकती है। उसके हिसाब से के की 2 वैल्यू क्या बन सकती है, 8 और 4 बन सकती है, दोनों ही 24 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा ना, तो सबसे बड़े वन वाला, इसलिए क्वेश्चन बना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क में हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ए लैंप पोस्ट हैज हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन मड एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर। इफ 1/3 मीटर ऑफ द पोस्ट इज अबव वाटर, देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लैंप। मेरे को यहाँ पे 2 रेशियो दिख रहे हैं, एक तो इस एंड से पहले, एक इस एंड के बाद। मैं दोनों रेशियोज को लिख लेता हूं। मेरे को पहले रेशियो में बोला हुआ है कि लैंप पोस्ट जो है वो मड के साथ क्या है, कि लैंप पोस्ट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इन द मड। हाफ अगर इसकी मड में है, यानी कि 1, तो लैंप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर। अगर मैं वाटर और लैंप की बात करूं, तो लैंप अगर 3 है तो वाटर में 1 है,
यहां से मैं तीनों का रेशियो निकाल सकता हूं भैया। मड, लैम्प और वाटर। मैंने बोला मड कितना है 1, तो लैम्प कितना है 2। अगर लैम्प कितना है 3 तो मड कितना है 1। तो मैं यहां से बोलूंगा 3, यहां से रेशियो कितना आ जाएगा 6, यहां से कितना आ जाएगा 2, यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे से बोला है कि 3 से ही 1/3 जो है वो जल के ऊपर है। जल के ऊपर अगर 3 से ही 1/3 है तो जल के अंदर तो 2 है, जल के अंदर 2 है और लैंप पोस्ट पूरी कितनी है 6 है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जल के ऊपर कितनी होगी 4 होगी। इसके हिसाब से कितनी है 9/3 है, सॉरी 3 3 9 10/3 है, यानी कि 4 की वैल्यू जो है वो 10/3 है। तो मेरे से क्या पूछा हुआ है, मेरे से क्या पूछा वो देख लेते हैं। मेरे से पूछा हुआ है लैंप पोस्ट की टोटल ऊंचाई बताओ, यानी कि 6 की वैल्यू पूछी है। तो 6 की निकालनी है तो 10/3/4 और मल्टीप्लाई 6, तो 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। हाँ, अरे रे 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 रे, क्या बात कर रहे हो। देखो, सॉरी, एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था भाई। मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने कीचड़ देखी होगी। कीचड़ में नीचे क्या होता है, कीचड़ होती है, ऊपर थोड़ा सा पानी होता है, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा सरफेस आ जाता है। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो आपका पानी है वो कीचड़ के ऊपर होगा, कीचड़ के ऊपर होगा। यानी कि अगर मैं पानी के ऊपर लैंप पोस्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं 3 और 2 5 के ऊपर की बात कर रहा हूं, टोटल 5 के ऊपर की। 5 के ऊपर कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे हमारी 1 की वैल्यू 10/3 है। तो हमें कितने के निकाल लिया, हमें 6 के निकालनी है। तो 10/3 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 दूनी 6, यानी कि टोटल लैम्प कितने का हो जाएगा, वो 20 मीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स, ड्यू टू लीकेज इट टुक्स 9 आवर। यानी कि मेरे से क्या कह रहा है, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे लिखते चले जाते हैं कि भाई 2 टैंक हैं, 2 पंप हैं, ए प्लस बी है, हो गया। अब इसमें ए तो भर रहा है और बी जो है वो खाली कर रहा है। अब जब एक चलता है, यानी कि ए चलता है बढ़ने वाला, तो 7 घंटे में भर जाता है। लेकिन अगर दोनों चलते हैं तो 9 घंटे में भरता है। तो रिसाव के कारण पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, मैं बोलूंगा 9 7 63 टोटल टैंक हो गया। तो 7 निम 63 9 7 63, यहाँ पे अगर भरने का काम 9 हो रहा है और भरने और खाली करने का काम जो है 7 हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ रिसाव कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। 2 63 को कितने टाइम में खाली कर देगा, 63/2, यानी कि 21.5, सो 31.5 आवर्स जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, होमवर्क में रहेगा, अटेम्प्ट करो और मेरे को बताओ किसी का गलत आता है। पिछली बार जब मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था तो आप लोगों का गलत आया था, तो मैं इस बार भी नहीं करा रहा हूँ, आप इस बार भी करो। और अगर गलत आता तो मेरे को बताओ, मैं अगली वीडियो में पहला क्वेश्चन इसे डाल दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। A sum of 8200 is invested on simple interest at a rate of 6% per annum. Find the amount in 3 years. Find the amount पूछा है मेरे से। सिंपल, मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मेरे को टाइम दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कराने की जरूरत है नहीं। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कराने लायक आ गए थे, वो मैंने करा दिए। तो अब मैं थोड़ा होमवर्क खेलता हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में ही ले लो आज। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन होमवर्क में ही ले लो, या मैं करा देता हूँ, इसको छोड़ो, इसको होमवर्क में रहने दो वरना गड़बड़ हो जाएगी, पता है मुझे। क्वेश्चन नंबर, वैसे लास्ट तक बहुत ही कम लोग देखते हैं, जो लोग देखते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए करा रहा हूँ। शुरू के 4-5 क्वेश्चन तक ही लोग बाग देखते हैं और उसके बाद उनकी हो जाती है कि बस आज तो बहुत पढ़ लिए, 500 क्वेश्चन लग गए आज तो। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सर्टेन गेम्स अलोंग
विद देयर जेंडर वाइज डिटेल। तो मेरे से पूछा जो है, मैं टेबल बाद में देखूंगा, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन खो खो, मेल स्टूडेंट इन खो खो, मेल स्टूडेंट 40% इंटरेस्टेड इन खो खो, ठीक है। अब मेरे से पूछा टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल, फीमेल स्टूडेंट इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में फीमेल स्टूडेंट कितनी इंटरेस्टेड, 30%। इनका मेरे से रेशियो पूछा है, तो मैं सीधा बोलूंगा भैया 240 में से 40% का रेशियो पूछा है मेरे से, किससे, 420 में से 30% के साथ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 420 240, तो मैं इसको बोलूंगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 से काट दूंगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 3 से काट दूंगा, तो 3 से 21, 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 16 रेशियो में 21 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at the rate of 6-8% per annum for 2 years is 480 rupees. What is the sum? 2 साल की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अगर मैं सिंपल बोलूं तो 8 और 8 मिलेगा, कंपाउंड बोलूं तो 8 और 8 और 8 का 8% और मिलेगा, यानी कि 0.64 और मिलेगा। इसी अंतर को इसने दिया हुआ है, इसी अंतर को इसने, मैंने कई बार क्वेश्चन करा दिया तो मैं फटाफट करा रहा हूं। इसी अंतर को दिया हुआ है, यानी कि 0.64% की वैल्यू कितनी है मेरी, 480 है। उसके बाद अगर मैं कहूं क्या, राशि पूछी है मेरे से, यानी कि मेरे से 100% की वैल्यू पूछी है, 480 अपॉन में 0.64 मल्टीप्लाई बाई 100 और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और 100 आ जाएगा। अगर मैं काट लेता हूं किससे, 8 64 और 8 छिंग 48 और 4 से काट लेते, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 50, 15 पंजे 75 और 75 के आगे 3 जीरो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। अब आगे आप लोगों से कल मिलेंगे, 1 तारीख को आपसे मुलाकात होगी एसएससी के पीवाईक्यूज पे, और बाकी आप लोगों की क्लास जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते रहेंगे। आपको जो आप ये पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रही है रेगुलर। कोई अगर उसमें इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।